वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आके पढ़ते हैं, बात करते हैं आज के टैलेंट के हवाले से। हम देखते हैं जितने भी मुआशरे में हम लोगों को इनकलाबी एक सूरत हाल में पैदा किया गया, वो शायरी के ज़रिए किया गया। हम लोगों को जगाया शायरी के ज़रिए गया। हमने अगर कोई पैगाम पहुंचाना होता है अपनी बातों का, अपने इमोशंस का, अपनी उदासी का, खुशी का, हम शायरी के ज़रिए उस चीज़ का रिएक्ट करते थे। दौरे हाजिर में बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन के शायर हैं वो भी बहुत बेहतरीन आते जा रहे हैं, और हम देखते थे कि हमें लगता था ये चीज़ें नापैद होती जाएंगी, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है वो इस चीज़ से टोटली रिलेट कर पा रही है। जितने भी यंग जनरेशन में शायर मौजूद हैं उनसे बिल्कुल उनकी सुनती भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। तो वो चीज़ नापैद नहीं होती जा रही, बल्कि मुझे लगता है मज़ीद निखर कर सामने आती जा रही है। हम भी जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शायर जो हैं, चाहे वो फैज़ अहमद हैं, चाहे वो अहमद फराज हैं, उनकी शायरी, चाहे वो मुनीर नियाज़ी साहब है, उनकी शायरी जो है हमारे सामने आती रहती है और मैं उस पर देख कर हैरान हो जाती हूँ कि इतने व्यूज़ आ रहे होते हैं। हमें लगता है कि वो लोगों को समझ नहीं आ रहे होते या जेनजी जनरेशन को क्या ही समझ आएगी, लेकिन सब बहुत अच्छे से उसको समझ रहे हैं, उसके मतलब, मकसद। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि शायद ख़त्म होती जाएंगी, लेकिन एक टाइम आता है जब वो रेवोल्यूशन जो है दोबारा से आता है और वो दोबारा से जो दौर है, वो जज्बा जो है उसी शायरी के ज़रिए, उन अल्फाज के ज़रिए वो जागता है। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नादिर फ़हमी साहब, जो कि एक शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूं। आप कैसे बहुत हैं? शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नादिर, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप शायरी नसर में लिखते हैं, क्या करते हैं, जो आपकी बुक्स या बच्चों पे कहानियाँ आपने बताया आप वो लिखते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं। शायरी की 3 सिनफ होती हैं, ठीक है। उनमें आप नज़म लगा लें और एक गज़ल होती है, एक आज़ाद नज़म होती है। बाकी जो नसर है वो शायरी में नहीं आएगा, उसे आप कह सकते हैं कि वो एक कहानी लगा लें या फिर आपका अपना ख़याल लगा लें, उसमें अफसाना कह सकती हैं आप उसे, तो वो इस ज़ुमरे में आएगा। शायरी एक अलग फील्ड है। तो मैंने बच्चों की कहानियों में काम किया है, उसके अलावा शायरी में काम कर रहा हूँ मैं। बच्चों की कहानियों में शायरी नहीं, तो वो चीज़ें नसर में ही आ जाती हैं अगर आप जी लिखते जी हैं। जी हाँ, जी बच्चों तो की कहानियाँ नसर में लगा लें आप, नसर के अंदर ही आएगा वो जी। और जो शायरी है वो एक अपनी अलग हैसियत रखती है और उसकी एक अलग फील्ड है अपनी। सही हो गया। तो आपको कब लगा कि आप अच्छे शायर हैं, अच्छा लिखते हैं? बचपन से ये शौक़ था, या फिर कहते हैं कि जो शायर है किसी मोहब्बत में पड़ जाए या मोहब्बत नाकाम हो जाए, तो जितनी मोहब्बत नाकाम होगी, जितना दुख ज़्यादा होगा, उतना अच्छा शायर बन जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि शायर है जो एक माशरे को उभारता है। लाजमी नहीं है कि नाकाम जो इश्क में नाकाम लोग हैं वही शायर हों। शायर माशरे के इनकलाब के लिए भी जाने जाते हैं। मैं उसके लिए भी नाकामियाँ आपको देखनी ही पड़ती हैं। वो तो जाहिर सी बात है, जो नाकामियाँ माशरे में होती हैं वो इंसान को लिखने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। मैंने 6 क्लास में एक शेर लिखा था और वैसे ही खुद पर ही लिख दिया मैंने, बल्कि उस पर ट्रोलिंग भी हुई कि ये तो लड़की के लिए लिखा जाए। छठी जमात में? जी, लड़की के लिए लिखा जाता है। तो वो शेर मेरा पहला था, मैंने खुद पर ही लिख दिया था। गज़ब की है तेरी अदा राणा नादिर, ज़माना है तुझ पे फ़िदा राणा नादिर। बल्कि उसमें फिर मेरे उस्ताद ने कहा कि ये तो सिनफ़े नाजुक के लिए लिखा जाएगा। गज़ब की है तेरी अदा राणा नादिर, अच्छा। ज़माना है तुझ पे फ़िदा राणा नादिर। ये छठी जमात में अपने ऊपर? जी बिल्कुल, ये मेरा पहला शेर था। यहाँ से बाकायदा मेरा शायरी का आगाज़ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और साथ साथ हमारा जो अदबी सफ़र है वो भी चलता रहा। सुनाते किसको थे जब लिखना? तो फिर होता है ना, आपको वैलिडेशन चाहिए होती है। जी बिल्कुल। मेरी जो क्लास के दोस्त थे, जो हम क्लास फेलो होते हैं, हम जमात होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, मुझे प्रमोट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखें आगे, आप अच्छा लिखते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे गांव के ही बहुत बड़े शायर हैं वकील अंजुम राणा, उनसे मैंने फिर इनकी सलाह ली, बाकायदा उनका शागिर्द हुआ मैं। वो भी माशाल्लाह बहुत बड़े राइटर हैं, राहत फ़तेह अली के सॉन्ग लिखते हैं वो, और उनका अदब में एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, आपके उस्ताद हैं? जी। सही हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा ना छठी जमात में, जैसे कि हमारे उर्दू का जो एक चैप्टर था जिस पे नज़म या फिर उसकी तशरीह करना होती थी ना, सबसे दुनिया का मुश्किल काम हमें वो लगता था, सलीस लिखना या फिर तशरीह करना किसी भी शेर की। तब तो शायरी ऐसे बिल्कुल समझ से बाहर थी। तो आपको लगता है कि आप थोड़ी सी स्पेशलिटी थी आप में, या घर से वो अदब का ताल्लुक जो है वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से, किसकी तरफ से मिला था? जी पहले तो मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में मुझे कभी मसला नहीं आया पेश कि कोई ऐसा
मसला हो कि शायरी की तशरीह करनी है, या वैसे भी बैतबाजी के प्रोग्राम कंपटीशन होते थे। मैंने स्कूल की तरफ से बहुत कंपटीशन जीते हैं, तकरीरी मुकाबले, लाहौर डिवीज़न को टॉप करके गया था मैं अपने ज़िले से, ज़िला कसूर से। तो बात अदब की, तो मैं मेरे ख्याल में पूरे अपने ख़ानदान में पहला शायर हूँ। तो ऐसे शायर या कोई अदीब तो मेरे ख़ानदान से नहीं थे, बस ये अल्लाह ताला की देन है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद सुनना किसको या पढ़ना किसको शुरू किया आपने, जब हम शायरी की तरफ से आगे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ? जी, जॉन एलिया साहब को पढ़ता हूँ मैं। जॉन एलिया, जी, जॉन एलिया साहब मेरे फेवरेट हैं और उन्हीं को पढ़ता, उन्हीं से इंस्पिरेशन थी मेरी। उनसे क्या आपने इंस्पिरेशन ली? क्योंकि वो माशरे की जितनी भी तल्ख हकीकतें हैं, बागीपन है, उस सबको अपनी शायरी में जो है ना बड़े अच्छे से वो बड़े अच्छे अंदाज से बयान करते हैं। और जो तलखियाँ, जो मुश्किलें उन्होंने देखी हैं, वो उनकी शायरी में आया होती हैं और वो सबके सामने है। मेरे ख्याल में नौजवान जनरेशन है जो सबका ही फेवरेट जॉन एलिया साहब हैं, तो अच्छा लिखते थे वो। उनका एक खूबसूरत शेर भी है कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। ऐसे बेशुमार उनके शेर आपको मिल जाएंगे। एक वो भी है, शायद मैं इसमें गलती कर रही हूँ, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं, क्या सित्म है कि हम सब मर जाएंगे। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे शायर थे वो। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते, बहुत। अब तो मेरे ख्याल में आप फेसबुक खोलेंगी तो रील्स में काफ़ी शेर उनके मिल जाते हैं देखने के लिए। जैसे जैसे मीडिया ने तरक्की की है तो वैसे ही अदब भी प्रमोट हुआ है। आपने बात की कि ख़त्म हो गया था, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ। अदब वैसे ही प्रमोट हुआ है, वैसे ही प्रमोट हो रहा है। हाँ, ये कह लें कि किताबी दौर थोड़ा कमज़ोर है, होता जा रहा है, लेकिन जैसे मीडिया तरक्की कर रहा है वैसे ही अदब भी तरक्की कर रहा है। ये है कि डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ। सही हो गया। अच्छा, बचपन में जॉन एलिया साहब को पढ़ना, फिर उसके बाद माशरे में चलना, अभी मैट्रिक भी ना करना, फिर कोई परेशानियां तो आती होंगी, क्योंकि जितने आप ना समझ हैं उतने आप आज़ाद ख्याल रहेंगे, बेपरवाह रहेंगे। जितना आप समझना शुरू कर देंगे ना सब आपको, तो फिर लोग आपको पागल कहते हैं। जी। और आपको दुनिया जो है ना कुछ और लगती है। जी, आप ये ठीक कह रही हैं। मुश्किलात तो थी, क्योंकि इसमें मुझे घर वालों की सपोर्ट हासिल नहीं थी। अच्छा। और घर वाले इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते थे। तो डायरीज वगैरह लिखना, वो शेर वो पहले से था। बात की कि नाकाम इश्क में नाकाम लोग, तो सबका यही कंसेप्ट है कि जो नाकाम इश्क में नाकाम लोग हैं वो ही इस तरफ आते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुश्किलात थी, लेकिन मैंने अपना जो शौक़ था, अपना जो जज्बा था, उसे रमा रखा। और आज मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए हैं चल रहा हूँ अपने जज्बे के साथ। शेर सुनाएंगे आप? मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ, दोस्तों पर लिखी हुई है कि मुनाफिक यार कितने हैं, मुनाफिक यार कितने हैं, जो दिल में कुछ लबों पर कुछ दिखाई और देते हैं। मेरी मानो ज़रा जानो असल दुश्मन यही तो हैं, हमारे साथ रहकर जो हमें बर्बाद करते हैं। हमारी चुगलियाँ लोगों हमारे बात करते हैं। मेरी मानो ये सच जानो हमेशा इनसे बचना तुम, हमेशा इनसे बचना तुम। ये छोटी सी नज़म है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही दोस्तों पर लिखी थी। तो क्यों, ऐसा कोई तजुर्बा हुआ था जिसके बाद आपको लगा कि अपने जहनी ख्यालात को लफ्ज़ों में परो दिया गया? आपको इल्म है कि आज का जो माशरा है ना, वो मतलब परस्ती पर मबनी है। अगर आपसे किसी को मतलब है तो वो आपके साथ ताल्लुक़ रखेगा, आपके साथ रवाबत रखेगा। जैसे ही वो मतलब आपसे निकल जाएगा, उसका मतलब आपसे पूरा हो जाएगा, तो सब रवाबित ख़त्म हो जाते हैं। मतलब परस्ती पर ही दोस्ती है आज की, और मतलब परस्ती पर ही माशरा है। मैंने तो यही देखा है। आपका क्या तजर्बा है ये मुझे नहीं पता। नहीं, बिल्कुल इस तरह से ही है। आपसे लोग कितने प्यार से, कितने खलूस से आपसे मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कितना मतलब जो है वो उनका आपके साथ है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अच्छे बुरे लोग जो हैं हर दौर में मौजूद थे, हर जगह मौजूद रहते हैं। हमें थोड़ी सी समझदारी का मुजाहिरा करना पड़ता है। जो बंदा शनासियाँ वो चीज़ें हैं वो दुनिया के साथ साथ ही समझ आना शुरू हो जाती हैं हमें। अच्छा, जो आपने बच्चों पर काम किया है, बच्चों पर काम करने का, बच्चों की कहानियाँ लिखने का, वो ख्याल कैसे आया? क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प काम है। आपको बच्चों के लेवल पर जाकर, हमें होता है ना, हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ख्याली दुनिया, छोटा सा घर और ये सब चीज़ें, उस पर कब गए? बच्चों की कहानियाँ बचपन में हम छोटे होते थे तो वो 10 रुपये की पॉकेट साइज़ कहानियाँ मिलती थी। मैंने बहुत पढ़ी हैं। तो शौक़ तो मुझे तब से ही था, लेकिन कोई मुझे बाकायदा गाइड करने वाला नहीं था। आज से चंद साल पहले मुझे फिर मोहतरमा फ़ाकिहा कमर साहिबा हैं सियालकोट से। अच्छा। वो अदब अतफ़ाल की बहुत बड़ी राइटर हैं और उन्होंने बहुत काम किया अदब अतफ़ाल के लिए। तो उनसे एक मीटिंग में मुलाकात हुई मेरी, अदबी कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे गाइड करें
मैं लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने लिखा शर्मसारी कहानी, बच्चों की पॉकेट साइज़ मैंने कहानी लिखी है। और वैसे भी मेरी कहानियाँ ये हमारे मुख्तलिफ़ अखबारों में शाया होती रहती हैं। इस पर काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए लिखना, समझ लें कि आप बच्चों की बेस ही वहाँ से रखते हैं। अगर आप वहीं से ही बच्चों को अदब अतफ़ाल से ही उन्हें पढ़ने का शौकीन बनाएंगे तो उम्मीद है कि वो अदब की तरफ आएंगे। और इस पर काम, कहानियाँ वो लिखी जाती हैं। जी, इस पर काम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमें इस पर काम। और बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल इस तरह से हम देखते हैं, हम भी बचपन में जंग अखबार आता था, उसके अंदर हमारा संडे मैगजीन होता था। जी। उसमें बच्चों की कहानियाँ या फिर कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न ज़रूर होता था जिसमें बच्चों की कहानियाँ मौजूद होती थी। एक जंगल में फला रहता था या सारा हफ्ता संडे मैगजीन का इंतजार किया करते थे कि संडे मैगजीन आएगा, और एकदम से वो खा जाना, बिल्कुल खा जाना सारा। तो ये वाकई में इस पर अगर काम शुरू करेंगे, बच्चों को भी पढ़ने का शौक होगा, उनको बुक्स रीडिंग की आदत भी डाली जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चल सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ नहीं पाते हैं कि हम इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बच्चों के लिए हमने कैसे काम करना है, तो वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो सबक आमूज़ कहानियाँ अब आप लिख रहे हैं और हम अपने बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, समझ तो थोड़ी देर बाद जाकर ही आती है, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, एक टाइम था जिसमें हम स्टोरी टेलिंग करते थे, तो बच्चों को भी वो चीज़ें सिखानी चाहिए ना, कहानी सुनाना आना उनको चाहिए या कोई बात बतानी आनी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि आजकल ना जो ज़माना है बहुत फास्ट हो गया है, कहानी सुनाना तो दूर की बात है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है वालिदैन के पास। ज़रा सा बच्चा रोता है, जी मोबाइल दे दो, आजकल ये बहुत ट्रेंड है। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में और कुछ बच्चे को आए ना आए, वो यूट्यूब खोल के वीडियो रील देख सकता है। हाँ, उर्दू के लफ्ज़ नहीं पढ़ना आते हैं उनको। अब अगर कोई कहानी वो ऐसे ही सुनेंगे कि मोबाइल पर ही निकालेंगे यूट्यूब से और फिर उस कहानी को सुनेंगे। सिर्फ सुनेंगे। जी, बिल्कुल। उसमें फिर आप लगा सकती हैं यूट्यूब पर, आपको भी हिसाब होगा कि कैसा मवाद आता है यूट्यूब पर। तो ये नहीं है कि सारा ही एक जैसा है, तो अच्छा भी होता है, लेकिन इसमें वालिदैन का बहुत किरदार लाजमी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें किताबी दोस्त बनाएं, ना कि उन्हें बचपन में ही मोबाइल की आदत डाल दें। उनका जो अदब अतफ़ाल का सफ़र है वो जारी रखें, जैसे हमारे बचपन में होता था। हमें तो किसी ने गाइड नहीं किया, वो दौर ही ऐसा था कि खुद ही शौक़ होता था। लेकिन अब दौर फास्ट है, कंपटीशन है, मोबाइल का दौर है, मीडिया की जनरेशन है, तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की जो तरबियत है उसके लिए लाजमी कुछ ना कुछ उन्हें लेके दें बाज़ार से, किताबी जो मवाद है जिसमें तरबियत हो, जिसमें आप कह लें कि सबक आमूज़ कहानियाँ हों, ताकि जो उनका मुस्तकबिल है, जो उनकी परवान चढ़नी है, उन्होंने अपनी स्टडी करनी है, तो उसमें भी उन्हें उनका फ़ायदा होगा। अभी आपने कहा कि बच्चों को लफ्ज़ नहीं पढ़ने आते उर्दू के, तो जब वो उन्हें पढ़ेंगे या उन्हें पढ़कर सुनाएंगे तो उन्हें खुद शौक़ पैदा होगा, तो इसमें बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल इस तरह से। आखिर पे अपनी कोई नज़्म या अशार जो है वो पेश करेंगे? सुना देता हूँ। बोझल पलके धोने को, बोझल पलके धोने को, आँखें हैं बस रोने को, और तुम भी जब हो गैरों के, क्या है बाकी होने को, और तुम मेरे हो सकते हो सकता है होने को, तुम चांदी की ख्वाहिश में खो बैठे हो सोने को, सावन भी अब आता है फहमी आँख परोने को, सावन भी अब आता है फहमी आँख भिगोने को। और एक चंद अशार और है कि निगाहों में अपनी छुपाए कोई, निगाहों में अपनी छुपाए कोई, हमें भी तो दिल में बसाए कोई, और निगाहों के खंजर चलाए कोई, रुझाए जलाए सताए कोई, फ़कत आरज़ू है सदा से मेरी, मैं रूठूँ तो आकर मनाए कोई, और मेरी ये दुआ है कि तू खुश रहे, तुम्हें यार गम ना सताए कोई, कभी रहम खाए मेरे हाल पर, कभी आके चेहरा दिखाए कोई, कभी रहम खाए मेरे हाल पर, कभी आके चेहरा दिखाए कोई, न जाने क्यों फिर चाहता हूँ मैं ये, कड़ी चोट दिल पर लगाए कोई, कड़ी चोट दिल पर लगाए कोई। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहूँगी बच्चों को कहानियाँ लाजमी सुनाई जाएँ, क्योंकि उन्हीं कहानियों से वो शौक़ पैदा होता है, और कहानियाँ सुनाने के साथ साथ उनके बुक्स जो हैं उसका लाजमी अरेंज किया जाए, जिनसे उनको रीडिंग की आदत जो है वो भी साथ साथ जारी रहे। इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।